अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव हार्ट किस तरह डिवेल्प हो रहा होता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान। तो हमारे हार्ट के अराउंड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली होती है और एक इनर वाली होती है। जो आउटर लेयर होती है इसे पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, जो इनर वाली होती है इसे विजरल पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन दोनों पेराइटल पेरिकार्डियम और विजरल पेरिकार्डियम कार्डियम के दरमियान में एक स्लिट लाइक स्पेस होती है जिसे कह रहे होते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसमें फ्लूइड होता है जो कि हार्ट की मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शनिंग को रिड्यूस कर रहा होता है। जो हमारा हार्ट है इसकी तीन लेयर्स होती हैं, एक सबसे अंदर वाली, एक मिडल वाली और एक सबसे आउटर वाली। सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं, मिडल वाली लेयर मायोकार्डियम कहलाती है। ये मसल से मिलकर बनी होती है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इसी लेयर के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही होती है। और जो सबसे बाहर वाली हार्ट की लेयर है ये एपिकार्डियम कहलाती है। एपिकार्डियम ही एक्चुअल में विजरल पेरिकार्डियम कहला रही होती है। तो अब हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किस तरह से डिवेल्प हो रहा होता है एम्ब्रियो के अंदर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फर्स्ट सिस्टम होता है जो डिवेल्प होना स्टार्ट होता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान। और इस सिस्टम के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन स्टार्ट कब होती है? थर्ड वीक के एंड पे, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब थर्ड वीक एंड होता है तो इस सिस्टम के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। हार्ट की डेवलपमेंट देखते हैं जी किस तरह हो रही है। हमें पता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान एक फेज आता है जिसे गैस्कुलेशन कहते हैं। गैस्कुलेशन में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है ये तीन लेयर्स से मिलके बना हुआ होता है। एक सबसे अंदर वाली लेयर, एक मिडल वाली और एक आउटर वाली। सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं, मिडल वाली को मीजोडर्म कहते हैं और सबसे आउटर वाली को एक्टोडर्म कहते हैं। जो मीजोडर्म है यही एक्चुअल में आपका हार्ट बनवा रही होती है। तो हार्ट की डेवलपमेंट किस तरह होती है? जो मीजोडर्म है ये दो स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये आपको दो रॉड्स नजर आ रही होंगी और ये 20 डे ऑफ डेवलपमेंट के दौरान रॉड्स बन रही होती हैं। ये स्टार्ट में तो सॉलिड होती हैं लेकिन बाद में अंदर से ये कैनलाइज हो जाती हैं, यानी अंदर से एम्प्टी हो जाती हैं। जब ये एम्प्टी हो जाती हैं तो एक दूसरे की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देती हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक ही ट्यूब ये बन जाती है जिसे हम कह रही होती हैं प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बन गई है। इस प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब के 5 रीजन्स होती हैं, 5 कंस्ट्रिक्शन इसके अंदर होती हैं। और वो 5 कंस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं? पहली ट्रंकस आर्टियोसिस, बल्बस कोर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम। यहाँ भी आप देख सकते हो ये 5 कंस्ट्रिक्शन दिखाई गई हैं। सबसे पहले वाली ट्रंकस आर्टियोसिस, फिर बल्बस कोर्डिस, फिर प्रिमिटिव वेंट्रिकल, फिर प्रिमिटिव एट्रियम और सबसे लास्ट में साइनस विनोसिस। इस ट्यूब का ये जो अपर वाला एंड है ये आर्टीरियल एंड है, यहाँ से आर्टीरियल ब्लड गुजरना है। और ये जो इसका लोअर एंड है ये वीनस एंड है, यहाँ से वीनस ब्लड एंटर हो रहा होता है इस ट्यूब के अंदर। जब ये ट्यूब बन जाती है, इसमें 5 कंस्ट्रिक्शंस डिवेल्प हो जाती हैं, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसके कुछ जो ये कंस्ट्रिक्शंस बनी हुई हैं ये सामने की तरफ आ जाती हैं और कुछ जो कंस्ट्रिक्शन होती हैं वो पीछे की तरफ चली जाती हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करती है ट्यूब, तो इसके जो पहले 3 वाले कंस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रंकस आर्टियोसिस, बल्बस कोर्डिस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये सामने की तरफ आ जाते हैं। और नीचे वाले जो दो कंस्ट्रिक्शंस रह गई हैं ये पीछे की तरफ चली जाती हैं, यानी प्रिमिटिव एट्रियम और साइनस विनोसिस पीछे की तरफ चली जाएंगी। तो जब ये रोटेशन स्टार्ट हुई है, पहले ये स्ट्रेट ट्यूब थी, रोटेशन जब स्टार्ट होती है तो यू शेप में ये कन्वर्ट हो जाती है और लास्ट में जब कंप्लीशन हो जाती है इस रोटेशन की तो एस शेप इसकी बन जाती है ट्यूब की। तो इस तरह से इसकी रोटेशन हो रही होती है और रोटेशन इसकी कंप्लीट होती है 24th डे ऑफ डिवेलपमेंट के दौरान। ये सब कुछ वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो ट्यूब्स बन रही हैं जिन्हें एंजियोब्लास्टी कोड कहते हैं। थर्ड वीक में ये बनती हैं, बाद में कैनालाइज हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बन जाती है। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है? कार्डियोजेनिक एरिया में, यानी वो वाला एरिया जहाँ पे हमारा हार्ट पड़ा हुआ है। इसके अलावा देखते हैं जी जो हमारी पेरिकार्डियम है हार्ट की, जो हम ऊपर भी डिस्कस करके आए हैं जहाँ पे प्लूरा डिस्कस किया था। तो वो जो पेरिकार्डियम है वो कहाँ से बन रही होती है? स्प्लैंचनिक मीजोडर्म से बन रही होती है। जब एम्ब्रियो डिवेल्प हो रहा होता है तो जो उसकी मीजोडर्म है वो दो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक का नाम होता है स्प्लैंचनिक मीजोडर्म और दूसरी होती है सोमेटोप्लूरिक मीजोडर्म।
तो उनमें से जो स्प्लैंचनिक मेसोडर्म है ये पेरिकार्डियम बना रही होती है, और जो पेरिकार्डियम होती है ये प्रिमिटिव मायोकार्डियम बना रही होती है, यानी वही जो हार्ट की मिडल वाली लेयर थी मायोकार्डियम, वो किससे बनती है? पेरिकार्डियम से। जब स्टार्ट में एम्ब्रियो डिवेल्प हो रहा था तो वो बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डिवेलपमेंट होती जा रही होती है एम्ब्रियो का हेड फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेड और टेल की इसकी फोल्डिंग हुई है और ये सी शेप स्ट्रक्चर में डिवेल्प हो रहा है। तो क्या होता है, हेड की फोल्डिंग की वजह से जो हेड हार्ट होता है और पेरिकार्डियल कैविटी होती है, क्योंकि पेरिकार्डियल कैविटी में ही हार्ट डिवेल्प हो रहा है, तो हार्ट और पेरिकार्डियल कैविटी कहाँ पे आ जाती है? फोरगट की वेंट्रल साइड पे आ जाती है, यानी फोरगट के सामने की तरफ आ जाती है, और बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन की कॉडल साइड पे आ जाती है। बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन ये वाली है, और ये जीआईटी का सबसे प्रोक्सिमल वाला पोर्शन होता है, इससे ओरल कैविटी डिवेल्प होनी होती है एम्ब्रियो की। तो इस बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन की कॉडल स्पेक पे और फोरगट के वेंट्रल साइड के ऊपर ही आ जाते हैं आपका हार्ट और पेरिकार्डियल कैविटी। और बाकी यही लिखा हुआ है कि हार्ट ट्यूब जब बनती है वो इलोंगेट होती है, डायलेशन उसमें होती है, और बाद में उसके अंदर 5 कंस्ट्रिक्शंस डिवेल्प हो जाती हैं। ये वही वाली कंस्ट्रिक्शंस हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, ये 5 कंस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि जो साइनस विनोसिस है, साइनस विनोसिस में ब्लड 3 पेयर ऑफ वेन से आ रहा होता है, यानी 3 वेन इस साइड पे आ रही हैं और 3 वेन इस साइड पे आ रही होती हैं। ये जो साइनस विनोसिस है इसकी 2 हॉर्न्स होती हैं, ये लेफ्ट हॉर्न है और ये राइट हॉर्न है। दोनों हॉर्न्स के अंदर 3 वेन्स ब्लड को लेके आ रही हैं, और वो कौन सा ब्लड है? वीनस ब्लड है। वो 3 वेन्स कौन सी हैं? एक अम्लाइकल वेन है जो कि प्लेसेंटा से आ रही है, एक वाइट लाइन वेन है जो कि योक सैक से न्यूट्रिशन लेके आ रही है इस ट्यूब के अंदर, और थर्ड वाली है कॉमन कार्डिनल वेन, ये फीटस के बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इस ट्यूब के अंदर आ रही है। ये जो तीनों हमने वेन्स डिस्कस की, इनमें से सिर्फ जो अम्बलाइकल वेन है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी दोनों के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस वाले जो साइनस विनोसिस का होन है इसमें भी 3 वेन्स ड्रेन हो रही हैं और इसमें भी 3 वेन्स ड्रेन हो रही हैं, तो इसका मतलब हुआ टोटल 6 वेन होती हैं जो कि ब्लड लेके इस ट्यूब की तरफ आ रही होती हैं एब्रियो की बॉडी से। ये जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब जब बन चुकी होती है तो वो बेंड होती है, उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है? ट्रंकस आर्टरियोसिस, बल्बस कॉर्डिस और वेंट्रिकल सामने की तरफ आ जाते हैं, और एट्रियम और साइनस विनोसिस उसके पीछे की तरफ चले जाते हैं। हार्ट जब डिवेल्प हो जाता है तो इसके अंदर पंपिंग स्टार्ट हो जाती है 22nd या 23rd डे ऑफ डिवेलपमेंट के ऊपर, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो 22nd डे या 23rd डे होता है वहां से हार्ट की पंपिंग स्टार्ट हो जाती है, और हार्ट के अंदर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन 4th वीक ऑफ डिवेलपमेंट में स्टार्ट होती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब के कौन कौन से पोर्शन होते हैं, तो कौन से थे? ट्रंकस आर्टियोसिस, बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम और साइनस विनोसिस। यहाँ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनमें से कुछ एक्स्ट्रा भी पोर्शन लिखे गए हैं इन कंस्ट्रिक्शन के, जैसा कि बल्बस कॉर्डिस आप देख सकते हैं। बल्बस कॉर्डिस का ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं कोनस ऑफ बल्बस कॉर्डिस, और ये वाला जो बल्बस कॉर्डिस का पोर्शन है ये प्रोक्सिमल 1/3 पार्ट ऑफ बल्बस कॉर्डिस है। इसके अलावा साइनस विनोसिस के हम देख चुके हैं कि 2 हॉर्न होते हैं, एक लेफ्ट हॉर्न होता है एक राइट हॉर्न होता है, और वहाँ पे इन हॉर्न्स के अंदर कौन कौन सी वेन वीनस ब्लड को लेके आ रही होती हैं? अम्लाइकल वेन, व्हाइट लाइन वेन और कॉमन कार्डिनल वेन। 3 वेन इस तरफ ड्रेन कर रही हैं और 3 वेन इस तरफ ड्रेन कर रही हैं। तो ये जो अभी हमने कंस्ट्रिक्शन पढ़ी प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब की, इन कंस्ट्रिक्शन से आगे एडल्ट हार्ट की कौन कौन सी चीज़ें बन रही होती हैं, और प्रिमिटिव हार्ट ये जो डिवेल्प हुआ है इससे कौन कौन से डेरिवेटिव बनते हैं जो कि एडल्ट हार्ट के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिमिटिव हार्ट की लिखी हुई हैं, और ये सारे डेरिवेटिव एडल्ट हार्ट के लिखे हुए हैं जो कि प्रिमिटिव हार्ट के डिफरेंट पोर्शन से डिवेल्प होंगे। जैसा कि ट्रंकस आर्टियोसिस, ये स्टार्ट वाला ट्रंकस आर्टियोसिस था, इसमें इससे कौन कौन सी एडल्ट हार्ट के अंदर चीज़ें डिवेल्प हो रही होती हैं? असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पे असेंडिंग एओर्टा डिवेल्प इससे हो जाएगा और यहाँ से डिवेल्प हो जाएगा पल्मोनरी ट्रंक। जो कोनस ऑफ बल्बस कॉर्डिस है, ये वाला कोनस ऑफ बल्बस कॉर्डिस, इससे क्या डिवेल्प होगा?
आउटफ्लो पार्ट्स ऑफ टू वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल में से जो ब्लड आगे गुजर के पल्मोनी ट्रंक और एओर्टा की तरफ जाना है, वो वाला आउटफ्लो पार्ट किससे बन रहा है, कोनस ऑफ बल्बस कॉर्डिस से बन रहा है। प्रोक्सिमल 1/3 पार्ट ऑफ बल्बस कॉर्डिस, जो ये वाला पोर्शन था, इससे क्या चीज डिवेल्प होगी, राइट वेंट्रिकल डिवेल्प होगा। जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, ये वाला प्रिमिटिव वेंट्रिकल, इससे क्या डिवेल्प होगा, एडल्ट हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल डिवेल्प होगा। बॉडी ऑफ साइनस विनोसिस, दिस वन, ये जो है बॉडी ऑफ साइनस विनोसिस है, इससे क्या डिवेल्प होगा, जो हमारा राइट एट्रियम है इसका स्मूथ पार्ट, क्योंकि जो हमारा राइट एट्रियम होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ पार्ट होता है और एक रफ पार्ट होता है। तो राइट एट्रियम का जो स्मूथ पार्ट होगा वो किससे डिवेल्प होगा, बॉडी ऑफ साइनस विनोसिस से डिवेल्प होगा। लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस एंड ऑल थ्री वेन ड्रेनिंग इनटू इट, यानी ये लेफ्ट वाला जो हमारा साइनस विनोसिस का हॉर्न है, और इसके अंदर तीन वेन्स ये जो ड्रेन हो रही हैं, ये सारी की सारी क्या बनाएगी, कोनस कोरोनरी साइनस ऑफ हार्ट इनसे बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी हैं तो ये रीग्रेस हो जाएंगी, और बाकी इनका जो थोड़ा सा पोर्शन बच जाएगा वो क्या बनाएगा, कोरोनरी साइनस ऑफ हार्ट बनाएगा। राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस, अब इस तरफ आ जाते हैं, ये जो राइट हॉर्न है साइनस विनोसिस का, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, यानी ये किसके अंदर फ्यूज हो गया है, राइट एट्रियम के अंदर फ्यूज हो गया है, और इसमें राइट एट्रियम का कुछ पार्ट बनाने में अपना रोल प्ले किया है। अब ये जो राइट साइनस विनोसिस के अंदर तीन वेन्स आके ड्रेन हो रही हैं, इन तीन वेन्स ने भी आगे कुछ ना कुछ डिवेल्प करना है। तो इनमें से जो राइट वाइट लाइन वेन थी, इसने क्या बनाया, इंफीरियर वेना कवा का कुछ पार्ट इसने बनाया, सारा नहीं बनाया लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट बनाया है। राइट अम्बलाइकल वेन जो यहाँ पे ड्रेन हो रही थी, इसने ये कहाँ गई, ये भी रिग्रेस हो गई, यानी ये खत्म हो गई है। राइट कॉमन कार्डिनल वेन, इस तरफ जो ड्रेन हो रही थी राइट कॉमन कार्डिनल वेन, इसने सुपीरियर वेना कवा का पोर्शन बनाया, यानी सारे का सारा सुपीरियर वेना कवा नहीं बनाया, उसका एक पोर्शन बनाया। प्रिमिटिव एट्रियम की अगर हम बात करें, ये प्रिमिटिव एट्रियम है, प्रिमिटिव एट्रियम ने क्या बनाया है, एडल्ट हार्ट का लेफ्ट एट्रियम एंड अ पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम सारे का सारा प्रिमिटिव एट्रियम से बना हुआ है, लेकिन इसने साथ साथ राइट एट्रियम का कुछ पार्ट भी बनाया है। यहाँ पे हमने देखा था कि राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट बॉडी ऑफ साइनस विनोसिस ने बनाया है, और बाकी जो पोर्शन बच गया था राइट एट्रियम का, वो प्रिमिटिव एट्रियम ने बनाया है। अच्छा, यहाँ तक तो सारी प्रिमिटिव हार्ट की डेवलपमेंट थी, यानी एक ट्यूब का बनना और इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन का बनना, फिर उन डिफरेंट कंस्ट्रिक्शन की अरेंजमेंट होना, ये सारा प्रिमिटिव हार्ट की डेवलपमेंट थी। अब हम देखेंगे जो प्रिमिटिव हार्ट की डिफरेंट कंस्ट्रिक्शन बन चुकी हैं, इन कंस्ट्रिक्शन में पार्टीशनिंग कैसे होनी है, क्योंकि हम यहाँ ट्यूब में देख के आए हैं कि कंस्ट्रिक्शन एक एक ही बनी है, लेकिन हमें पता है दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं, फिर एओर्टा होता है, पल्मोनरी ट्रंक होता है, लेकिन वो तो दो दो हैं। अब हम देखेंगे कि इन एक एक कंस्ट्रिक्शन से वो दो दो चीज़ें कैसे बन रही हैं। तो इन सारी कंस्ट्रिक्शन की पार्टीशनिंग हम देखने जा रहे हैं कि एक से दो में या जितने पोर्शन नॉर्मल हार्ट के अंदर होते हैं वो कैसे डिवेल्प हो रहे हैं। So partitioning of the different chambers of the heart starts in the middle of fourth week and completed by the end of fifth week, यानी ये partitioning फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के मिडल से स्टार्ट होती है, और जब फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट एंड हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये पार्टीशनिंग सारे जितने भी कंस्ट्रिक्शन है उनकी पार्टीशनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं जो एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल है, ये किस तरह से एक केनाल दो में डिवाइड हो रही होती है, क्योंकि जब अभी हमने उस ट्यूब को पढ़ा उसमें प्रिमिटिव एट्रियम था, प्रिमिटिव वेंट्रिकल था, उनके दरमियान में एक ही केनाल थी जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल थी। लेकिन हमारा क्योंकि एक राइट हार्ट होता है, एक लेफ्ट हार्ट होता है, राइट हार्ट की अलग एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल होती है और लेफ्ट हार्ट की अलग एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल होती है। अब हम देखेंगे सिंगल जो एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल है वो दो में कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है, ये ऊपर एट्रियम है, प्रिमिटिव एट्रियम है जो अभी सिंगल ही था, ये फोल्डिंग जब हो रही थी उस टाइम पे दिखाया गया। तो ये प्रिमिटिव एट्रियम है, ये नीचे प्रिमिटिव वेंट्रिकल है। यहाँ क्या होगा, ये जो जंक्शन है एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल का जंक्शन, ये केनाल बीच में नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे दो एंडोकार्डियल कुशन डिवेल्प होंगे, यानी ये वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल और डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल पे दो कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स डिवेल्प हुए हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों डिवेल्प करते करते एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए हैं, और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर केनाल वक्ती तौर पे बंद हो चुकी है।
थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे नेक्रोसिस का पोर्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हो क्या हुआ है, वो ही जो यहाँ पे बंद हो चुकी थी कैनाल, वहाँ पे नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। दरमियान में वो जो पोर्शन डिवेल्प हुआ था वो बच गया, लेकिन साइडों से दो अलग रास्ते बन गए हैं। तो ये दरमियान में कुशन डिवेल्प हो चुका है, जिसे एंडोकार्डियल कुशन कहते हैं। इसकी लेफ्ट साइड पे एक कैनाल डिवेल्प हो गई है, एक राइट साइड पे कैनाल डिवेल्प हो गई है। अब ये राइट एटीएम है, ये राइट वेंटिकल है, ये लेफ्ट एटीएम है, ये लेफ्ट वेंटिकल है। अभी इनमें डिवीजन नहीं हुई, लेकिन हम समझने के लिए, सिर्फ इन केनाल को समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये अब क्या हो गई, राइट एटियोवेंटिकुलर केनाल बन गई है और ये लेफ्ट एटियोवेंटिकुलर केनाल बन गई है। और ये जो पार्टीशनिंग ऑफ एटियोवेंटिकुलर केनाल है, ये फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में कंप्लीट हो चुकी होती है। ये वही बताया गया है, जो दो कुशन बनते हैं एंडोकार्डियल कुशन, वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं और फ्यूज कर जाते हैं, और सिंगल जो एटियोवेंटिकुलर केनाल है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्टीमेटली राइट और लेफ्ट एटियोवेंटिकुलर केनाल में। दिस केनाल पार्शली सेपरेट्स द प्रिमिटिव एट्रियम फ्रॉम द प्रिमिटिव वेंटिकल, क्योंकि अभी एट्रियम और वेंटिकल में डिवीजन नहीं हुई, वो अभी सिंगल एट्रियम है और सिंगल वेंटिकल है। तो अभी इसने पार्शली सेपरेट किया है इन दोनों को। अब हम देखते हैं प्रिमिटिव एट्रियम की कैसे पार्टीशनिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रिमिटिव एट्रियम है और ये नीचे प्रिमिटिव वेंटिकल, प्रिमिटिव वेंटिकल डिवाइड हो रहा है ये यहाँ पे भी। एट्रियम की फिलहाल हम बात करते हैं, ये किस तरह इसकी पार्टीशनिंग हो रही होती है। तो क्या होता है, स्टार्ट में जो प्रिमिटिव एट्रियम की रूफ से एक सेप्टम नीचे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इस सेप्टम का नाम क्या है, सेप्टम प्राइमम। जैसे एक कर्टन नीचे की तरफ ग्रो कर रहा होता है, इसी तरह ये कर्टन नीचे की तरफ ग्रो करता आ रहा है। अब जब ये नीचे की तरफ ग्रो कर रहा था, तो इसका जो लोअर एंड था, जो नीचे डिवेल्प होता आ रहा था, उस एंड के दरमियान में और ये जो एंडोकार्डियल कुशन था, इनके दरमियान में एक फोरामेन भी नजर आ रहा था। जब ये ऊपर से सेप्टम नीचे की तरफ ग्रो करता आ रहा है, तो ये जो नीचे सेप्टम ग्रो करता आ रहा है, यहाँ तक समझ लें, अगर उसने ग्रो कर लिया, यहाँ पे एक फोरामेन तो अभी बच गया, वो अभी क्योंकि सेप्टम फ्यूज नहीं हुआ है एंडोकार्डियल कुशन के साथ। तो यहाँ पे जो फोरामेन बनता आ रहा था उस सेप्टम के दरमियान में और इस एंडोकार्डियल कुशन के दरमियान में, उसको कह रही हैं वो फोरामेन प्राइमम है। फोरामेन प्राइमम जैसे ही क्लोज होता है, अब वो क्लोज कैसे होगा, कि वो जो सेप्टम ऊपर से ग्रो करता आ रहा था, वो एंडोकार्डियल कुशन के साथ जब जुड़ेगा, तो ये जो उनके दरमियान में फोरामेन प्राइमम था वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही फोरामेन प्राइमम खत्म होगा, यही सेप्टम फोरामेन, ये जो सेप्टम प्राइमम था, इसके मिड में से इसका एक छोटा सा पोर्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे इसके सेप्टम प्राइमम के दरमियान में एक और फोरामेन डिवेल्प हो जाएगा, जिसे कहेंगे फोरामेन स्कैंडम। यानी जैसे ही फोरामेन प्राइमम खत्म हुआ, इस सेप्टम प्राइमम के दरमियान में फोरामेन स्कैंडम डिवेल्प हो जाता है। फिर एक और सेप्टम इसी तरह से रूफ ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियम से नीचे की तरफ डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो सेप्टम स्कैंडम है ये, जो नीचे की तरफ ग्रो करता आ रहा है, ये फ्यूज नहीं होता। जो फोरामेन सेप्टम प्राइमम था, ये तो एंडोकार्डियल कुशन के साथ फ्यूज हो गया था, लेकिन सेप्टम स्कैंडम फ्यूज नहीं होता, इसकी ग्रोथ सिर्फ यहीं तक आके रुक जाती है। और ये जो सेप्टम स्कैंडम है और एंडोकार्डियल कुशन के दरमियान में एक जो फोरामेन बच गया, क्योंकि यहाँ से आगे तो इसने ग्रो करना ही नहीं है, तो यहाँ पे जो फोरामेन बच गया, इसको कहते हैं फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल क्या काम कर रहा होता है, कि फीटस जब डिवेल्प हो रहा होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, जो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा होता है मदर की अम्बलाइकल वेन से, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अम्बलाइकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब राइट एट्रियम में आएगा, वो इस फोरामेन में से होता हुआ लेफ्ट जो एट्रियम है वहाँ चला जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से एम्ब्रियो की बॉडी की तरफ चला जाएगा। जब तक बर्थ नहीं होती फीटस की, उस वक्त तक ये फोरामेन स्कैंडम और फोरामेन ओवेल ओपन रहते हैं। लेकिन जैसे ही बर्थ होती है, उसके बाद क्या होता है, ये सेप्टम स्कैंडम यहाँ पे आके जुड़ जाता है सेप्टम स्कैंडम के सेप्टम प्राइमम के साथ। सेप्टम स्कैंडम क्या करता है, सेप्टम प्राइमम के साथ फ्यूज हो जाता है, ये यहाँ से फ्यूज हो जाएगा और ये फोरामेन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से अब बर्थ के बाद जो
राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा वो इस राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ये सेप्टम स्कैंडम फ्यूज हो चुका है सेप्टम प्राइमम के साथ और ये फोरामेन क्लोज हो चुका होता है। एक कंडीशन होती है जिसे कह रहे होते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। उसमें क्या हो रहा होता है, बर्थ के बाद भी ये सेप्टम स्कैंडम सेप्टम प्राइमम के साथ फ्यूज नहीं होता और उन बच्चों में ये फोरामेन ओपन ही रहता है, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स होता जाता है, जिसकी वजह से उन बेबीज की स्किन का कलर ब्लू नजर आ रहा होता है। ये हम हर चीज डिस्कस कर चुके हैं कि सेप्टम प्राइमम क्या है। सेप्टम प्राइमम एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि रूफ ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियम से नीचे की तरफ ग्रो कर रही है और एंडोकार्डियल कुशन के साथ जाके अल्टीमेटली इसने फ्यूज होना है। सेप्टम प्राइमम क्या करेगा, क्या है जी, सेप्टम प्राइमम ग्रो इन कर्टन लाइक मैनर लीविंग अ लार्ज ओपनिंग फोरामेन प्राइमम। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि जब तक ये वाला हमारा सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल कुशन के साथ डिवेल्प नहीं होगा तो यहाँ पे एक फोरामेन रहेगा जो कि फोरामेन प्राइमम है। जैसे ही फोरामेन प्राइमम खत्म होता है, इसी कर्टन के दरमियान में एक और फोरामेन बन जाता है जो फोरामेन स्कैंडम कहलाता है। तो क्या है जी, सेप्टम प्राइमम ग्रोज इन कर्टन लाइक मैनर लिविंग अ लार्ज ओपनिंग फोरामेन प्राइमम। Septum primum completely fuses with left side of the endocardial cushion, obliterating the foramen primum। यानी foramen primum अब खत्म हो गया। जैसे ही foramen primum खत्म होने लगता है तो क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ सेप्टम प्राइमम के अंदर एक और ओपनिंग डिवेल्प हो जाती है जो कि फोरामेन स्कैंडम है। अब ये दूसरी कर्टन लाइक लेयर जो डिवेल्प हो रही थी रूफ ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियम से, उसकी बात हो रही है। सेप्टम स्कैंडम था जो सेप्टम स्कैंडम इज थिक मेम्ब्रेन, इट ग्रोज फ्रॉम द रूफ ऑफ प्रिमिटिव एट्रियम टू द सेप्टम प्राइमम। द सेप्टम स्कैंडम इनकम्प्लीटली partitions the atrium leaving an oval shape opening called foramen ovale। हमने देखा था कि सेप्टम स्कैंडम के नीचे की तरफ क्या था, फोरामेन ओवेल था। ये देखें, ये सेप्टम स्कैंडम है और इसके नीचे क्या है, फोरामेन ओवेल है। क्या है जी, बर्थ से पहले तो फोरामेन ओवेल में से ब्लड होता हुआ राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, इसलिए लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो लेफ्ट वेंटिकल में जाएगा और वहां से पंप होके बॉडी की तरफ चला जाएगा। लेकिन बर्थ के बाद क्या होता है, फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हो जाता है, क्योंकि सेप्टम प्राइमम सेप्टम स्कैंडम के साथ जुड़ जाता है, इस वजह से ये फोरामेन बर्थ के फौरन बाद क्लोज हो जाता है। अगर क्लोज नहीं होगा तो ये एबनॉर्मेलिटी होगी और वो एबनॉर्मेलिटी क्या कहलाएगी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब हम देखेंगे साइनस विनोसिस किस तरह से पार्टीशनिंग उसकी हो रही है। साइनस विनोसिस क्या था, वही जो हमने ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें कंस्ट्रिक्शन डिवेलप हुई थी, उसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन था वो साइनस विनोसिस था। तो साइनस विनोसिस क्या है, इट इज अ सेपरेट चैम्बर एंड ओपन्स इनटू डोर्सल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। यानी जो एडल्ट का हार्ट होता है उसका जो राइट एट्रियम होता है उसकी पोस्टीरियर वॉल में ये साइनस विनोसिस ओपन हो रहा होता है और ये सेपरेट चैम्बर होता है। जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, राइट एटीएम के दो पार्ट होते हैं, एक इसका रफ पार्ट होता है और एक स्मूथ पार्ट होता है। तो राइट एटीएम का जो स्मूथ पार्ट होता है उसे कहते हैं ये साइनस विनेरम है और ये किससे बनता है, साइनस विनोसी से ही बनता है। वही साइनस विनोसी जो राइट एटीएम की पोस्टीरियर वॉल के अंदर ओपन हो रहा था। और जो रिमेनिंग रफ पार्ट बच जाता है राइट एटीएम का, वो क्या कहलाता है, ऑरिकल ऑफ राइट एटीएम। स्मूथ एंड रफ पार्ट को अगर हम अंदर से देखें, राइट एटीएम के अंदर की तरफ से अगर देखें, तो जो राइट एटीएम का स्मूथ और रफ पार्ट है वो सेपरेट हुए हुए होते हैं एक क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, और उस क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्रिस्टा टर्मिनलिस। और अगर हम राइट एटीएम को बाहर से देखें तो जो राइट एटीएम का स्मूथ और रफ पार्ट है वो एक सल्कस के थ्रू सेपरेट हुए हुए होते हैं। उस सल्कस का नाम क्या है, सल्कस टर्मिनलिस। अब हम देखते हैं कि प्रिमिटिव वेंटिकल जो अभी तक एक ही वेंटिकल था वो किस तरह एक वेंटिकल दो वेंटिकल्स में डिवाइड हो रहा है, किस तरह प्रिमिटिव वेंटिकल की पार्टीशनिंग हो रही है। तो जो प्रिमिटिव वेंटिकल था इसके फ्लोर से अब एक मस्कुलर रिज, एक मस्कुलर सेप्टम ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। जैसा कि प्रिमिटिव एट्रियम में क्या था, उसकी रूफ से एक सेप्टम नीचे की तरफ ग्रो कर रहा था, लेकिन प्रिमिटिव वेंटिकल में क्या है, इसके फ्लोर से एक मस्कुलर
सेप्टम ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, उसका नाम क्या है? सेप्टम का नाम मीडियन मस्कुलर रिज है। तो दिस रिज ग्रोज अपवर्ड एंड लीव्स इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन विच क्लोजेज एट द एंड ऑफ 7th वीक। यानी ये जो मस्कुलर रिज ऊपर की तरफ ग्रो कर रही थी, इस रिज और ऊपर जो एंडोकार्डियल कुशन था, यहाँ आप देख सकते हैं ये रिज ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है और ये एंडोकार्डियल कुशन है, इनके दरमियान में एक फोरामेन है। इस फोरामेन का नाम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ये भी जब तक फीटस डिवेल्प हो रहा होता है, उसकी बर्थ नहीं हुई होती, ये भी उस टाइम तक साथ साथ डिवेल्प होता जा रहा होता है और अल्टीमेटली इसने क्लोज हो जाना होता है। और कब इसने क्लोज होना होता है? एट द एंड ऑफ 7th वीक। जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है ये 3 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। एक मस्कुलर पार्ट इसका होता है, एक बल्बर पार्ट होता है जिसे कोनल पार्ट भी कहते हैं, और थर्ड इसका पार्ट होता है मिम्ब्रेनस पार्ट। तीनों को हम डिस्कस करते हैं। ये एक कैविटी है जी, ये हार्ट को डाइसेक्ट करके अंदर से दिखाया गया है। ये वेंटिकुलर कैविटी है, यहाँ तक ये वेंट्रिकल की कैविटी है, वही प्रिमिटिव वेंट्रिकल था जो। और इससे ऊपर यहाँ पे ये वाला रीजन बल्बस कोर्डेस जो वहाँ पढ़ के आए थे उसकी कैविटी है। तो इस सारी कैविटी को कंबाइन करके कह रहे हैं बल्बो वेंटिकुलर कैविटी। अब क्या होगा? जैसा कि हमने कहा था कि जो प्रिमिटिव वेंटिकल है उसके फ्लोर से एक मस्कुलर रीज ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। ये आपको जो वायलट कलर में नजर आ रही है, ये मस्कुलर सेप्टम है जो कि फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव वेंटिकल से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। ये सिर्फ हाफ ऑफ द जो वेंटिकुलर कैविटी थी वहां तक ग्रो करता है, इससे ऊपर ग्रो नहीं करता। अब आप देख सकते हो कि एक वो दूसरी तरफ लेफ्ट वेंटिकल नजर आ रहा है और इस तरफ राइट वेंटिकल नजर आ रहा है, और इनके दरमियान में ये मस्कुलर सेप्टम ग्रो कर रहा है। एक जो प्रिमिटिव वेंटिकल था वो राइट वेंटिकल और लेफ्ट वेंटिकल में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये आपको ग्रीन कलर में एंडोकार्डियल कुशंस नजर आ रही हैं। तो इससे अगले स्टेप में क्या होगा? जो बल्बस कोर्डिस वाला रीजन था इसमें 2 स्वेलिंग्स डिवेल्प होंगी। ये येलोइश कलर में आपको 2 स्वेलिंग्स नजर आ रही हैं, इन्हें कहते हैं बल्बर स्वेलिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये बल्बर स्वेलिंग्स एक दूसरे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगी और अल्टीमेट ये इस तरफ ग्रो करेगी और ये वाली इस तरफ ग्रो करेगी और दोनों मिलके एक सेप्टम बना देंगे, इसको कहेंगे बल्बर और कोनल सेप्टम। अब आप देखें, जो बल्बो वेंटिकुलर कैविटी थी इसका नीचे वाला पोर्शन भी डिवाइड हो गया है और इसका ऊपर वाला पोर्शन भी 2 में डिवाइड हो गया और ये बीच में एक अभी पोर्शन रहता है। और ये जो एंडोकार्डियल कुशन थे इनके दरमियान में देखें अभी ये तक एक फोरामेन रह गया है, और ये फोरामेन कौन सा है? ये वही वाला फोरामेन है, इंटरवेंटिकुलर फोरामेन, जिसने 7th वीक के एंड पे जाके क्लोज होना है। जब इस स्टेज पे पहुंच चुकी होती है प्रीमिटिव वेंटिकल की पार्टीशनिंग, तो यहाँ पे क्या होता है? ये एंडोकार्डियल कुशन एक दूसरे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और ये इंटरवेंटिकुलर फोरामेन और ज्यादा नैरो हो जाता है। क्लोज नहीं हुआ अभी तक लेकिन बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। जब ये नैरो हो गया है उसके बाद क्या किया है? इस इन्हीं एंडोकार्डियल कुशन से यहाँ प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी ये एंडोकार्डियल कुशन इस तरफ डिवेल्प होना स्टार्ट हो गया और इन्होंने एक सेप्टम बना दिया है। ये जो हमारा इंटरवेंटिकुलर सेप्टम था उसका मिम्ब्रेनस पार्ट बना दिया। अब तीनों पार्ट हमें नजर आ रही हैं, मिम्ब्रेनस मस्कुलर सेप्टम, मिम्ब्रेनस पार्ट एंड बल्बर पार्ट ऑफ द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। तो इस तरह से जो आपका प्रीमिटिव वेंटिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कंप्लीट हो जाता है प्रीमिटिव वेंटिकल की पार्टीशनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और जो एक आपका प्रीमिटिव वेंटिकल था वो राइट वेंटिकल और लेफ्ट वेंटिकल में डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? ये ऊपर आपको जो यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी हर डायग्राम में नजर आ रहा है, ये ऊपर एक पोर्शन अभी बचा हुआ है और ये पोर्शन किस चीज का है? ये आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस का पोर्शन है। अब ट्रंकस आर्टरियोसिस का पोर्शन किस तरह डिवेल्प होना है? जिस तरह यहाँ पे यहाँ 2 बल्बर स्वेलिंग्स डिवेल्प हुई थी, इसी तरह यहाँ पे 2 ट्रंकल स्वेलिंग डिवेल्प होनी है। एक यहाँ पे डिवेल्प होनी है, एक यहाँ पे डिवेल्प होनी है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ ग्रो करके एक स्पाइरल सेप्टम बना देना है। इसके दरमियान इस तरह से एक स्पाइरल सेप्टम बनेगा। इस स्पाइरल सेप्टम का नाम क्या होगा? आर्टीरियो पल्मोनरी सेप्टम, या इसको स्पाइरल सेप्टम भी कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? वही जो आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस जो अभी तक सिंगल था वो ही 2 आपकी केनाल्स में कन्वर्ट हो गया है। एक एओटिक केनाल बन गई है और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी की केनाल बन गई है।
एओर्टिक कैनाल से एओर्टा स्टार्ट हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी की कैनाल से पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट होगा। एओर्टा चला जाएगा कहाँ, आपके पूरे बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक आपके लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। इस तरह से यहाँ हमने देखा कि ट्रंकस आर्टरियोसिस की पार्टीशनिंग किस तरह से हो रही है और प्रिमिटिव वेंट्रिकल की पार्टीशनिंग किस तरह से हो रही है, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन किस तरह से डिवेल्प हो रहा है। ये हम पढ़ चुके हैं कि बल्बस कोर्डिस और ट्रंकस आर्टियोसिस की पार्टीशनिंग किस तरह से हो रही होती है कि वो दो रीजीज डिवेल्प हो रही होती हैं। बल्बर स्वेलिंग्स जिन्हें कहा था, वो क्या करती हैं, 5th वीक के दौरान डिवेल्प हो रही होती हैं। राइट और लेफ्ट बल्बर रीजीज एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं और क्या कौन से सेप्टम बनते हैं, बल्बर सेप्टम और एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बल्बर सेप्टम बना था और ये ऊपर एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बना है। बल्बर सेप्टम ने क्या किया है, एओर्टिको पल्मोन बल्बो वेंटिकुलर कैविटी को इसने डिवाइड किया है और जो ट्रंकस आर्टरियोसिस को डिवाइड किया है किसने, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम ने। तो बीज सेप्टा यानी कौन से सेप्टा, एक बल्बर सेप्टम और दूसरा एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, ये क्या करते हैं, बल्बस कोर्डिस को डिवाइड कर देते हैं और ट्रंकस आर्टरियोसिस को किस में डिवाइड करते हैं, दो आर्टीरियल चैनल्स यानी दो केनाल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक एओर्टिक चैनल होता है और दूसरा पल्मोनरी ट्रंक के लिए चैनल होता है। यहाँ पे भी आपको इसी तरह से दिखाया गया है। ये देखें दो बल्बर रीजीज डिवेल्प हो रही हैं जो कि बल्बस कोर्डिस के रीजन में थी और यहाँ पे दो ट्रंकल रीजीज डिवेल्प हो रही हैं जो एक दूसरे की तरफ ग्रो करके अल्टीमेटली ये वाला सेप्टम बना देंगी, ये जिसे हम एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम कहते हैं। आप इसमें भी देख सकते हो ये स्पाइरल शेप्ड है, जिसकी वजह से जो ट्रंकस आर्टरियोसिस था वो दो में कन्वर्ट हो गया, एक उसका एओर्टिक चैनल बन गया और एक उसका पल्मोनरी ट्रंक का चैनल बन गया। यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक के लिए ब्लड निकलेगा और यहाँ से एओर्टा के लिए ब्लड निकलेगा और असेंडिंग एओर्टा में ब्लड जाएगा वो। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हार्ट के वाल्व किस तरह से डिवेल्प हो रही होती हैं। हमें पता है कि जो हार्ट के वाल्व होते हैं दो कैटेगरी के होते हैं, एक को कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व और दूसरे को कहते हैं एट्रियोवेंटिकुलर वाल्व। जो हमारे दो एट्रिया डिवेल्प हुए हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल के दरमियान में वो जो केनाल बनी थी, राइट एट्रियो वेंटिकुलर केनाल और लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर केनाल, उन केनाल्स में कौन से दो वाल्व डिवेल्प होते हैं, एट्रियोवेंटिकुलर valves. They are formed by the localized proliferation around the atrioventricular canal. यहाँ से सेमिल्यूनर वाल को डिस्कस करेंगे तो ये बनने का प्रोसीजर एक जैसा है। सेमिल्यूनर वाल जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे होते हैं। तो वही जो अभी हम पीछे ये केनाल पढ़ के आए थे, ये एओर्टा की केनाल बन गई है और ये पल्मोनरी ट्रंक की केनाल बन गई है। तो इस रीजन में तीन स्वेलिंग्स डिवेल्प होंगी। वो तीन स्वेलिंग्स किस चीज से बनी है, एंडोकार्डियल टिश्यू से, यानी उसी रीजन का जो एंडोकार्डियल टिश्यू है उसने प्रोलिफरेट करके तीन स्वेलिंग्स बना दी हैं। और वो स्वेलिंग्स कहाँ बनी है, एओर्टा के ओरिफिस के अराउंड और पल्मोनरी ट्रंक के ओरिफिस के अराउंड। बाद में क्या होना है, यही जो तीनों स्वेलिंग जो पहले के सॉलिड फॉर्म में थी, इन्होंने होलो हो जाना है और तीन कस्प बन जाने हैं यहाँ पे सेमिल्यूनर वाल के, क्योंकि सेमिल्यूनर वाल के तीन कस्प होते हैं। तो यही जो तीनों स्वेलिंग्स डिवेल्प हुई थी एंडोकार्डियल टिश्यू से, इन्होंने होलो हो जाना है और तीन कस्प बन जाने हैं सेमिल्यूनर वाल के। इसी तरह ये जो एट्रियोवेंटिकुलर वाल है, यहाँ पे भी जो राइट एट्रियोवेंटिकुलर केनाल है, लेफ्ट एट्रियोवेंटिकुलर केनाल है, वहाँ पे लोकलाइज प्रोलिफरेशन होनी है, यानी वहाँ पे भी वही जो वहाँ टिश्यू था उन केनाल का उसने प्रोलिफरेट होना है, वहाँ पे स्वेलिंग बन जानी है। यानी एक राइट एट्रियोवेंटिकुलर केनाल में स्वेलिंग बननी है, एक लेफ्ट एट्रियोवेंटिकुलर केनाल में स्वेलिंग बननी है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में होगी, बाद में उनके अंदर नेक्रोसिस का पोर्शन स्टार्ट हो प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से वही जो सॉलिड कुशंस बने हैं उन्हीं के अंदर कस्प बन जाएंगे। तो इस तरह से आपका ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व डिवेल्प हो जाएंगे। बाइकस्पिड वाल्व इज आल्सो नोन एज माइट्रल वाल्व। अब हम देखते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट किस तरह से डिवेल्प हो रहा होता है। तो जो ऐसे नोड होता है, ये फिफ्थ जो साइनोएट्रियल नोड होता है, जिसे
पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कह रहे होते हैं, ये 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में बन रहा होता है और ये राइट एट्रियम की रूफ के साथ फ्यूज हुआ हुआ होता है। जब ये फ्यूज हो जाता है राइट एट्रियम की वाल के साथ, इसकी रूफ के साथ, फिर क्या होता है, इसी ऐसे नोड की लेफ्ट वाल से कुछ सेल्स सेपरेट होते हैं और कहाँ पे जाते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम की बेस पे। जो इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रिया के दरमियान में सेप्टम डिवेल्प हो रहा था, उसकी बेस पे पहुंच जाते हैं सेल्स। वो सेल्स कहाँ से आते हैं, ऐसे नोड की लेफ्ट वाल से। वो तो सेल वहां पे चले जाते हैं। इसके अलावा जो इंटर एटियल सेप्टम की बेस है, वहाँ ऑलरेडी भी कुछ सेल्स पड़े हुए हैं। वो सेल्स स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल होते हैं जो कि एवी नोड बनाने में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो जो एवी नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये इंटर एटियल सेप्टम की बेस पे होता है। तो ये कैसे बनता है, जो ऐसे नोड की लेफ्ट वाल से सेल सेपरेट होकर यहाँ पे पहुंचे थे, और इसके अलावा इसी रीजन के अंदर जो ऑलरेडी सेल पड़े थे, दोनों डिफ्रेंशिएट होके एस ए बी नोड बनाते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बना रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वीनस सिस्टम किस तरह से डिवेल्प हो रहा होता है। एम्ब्रियो से एडल्ट का वीनस सिस्टम किस तरह से ओरिजिनेट होगा। द डेवलपमेंट ऑफ venous system starts by the formation of three paired veins which drain into the heart tube by 4th week। वही थ्री पेयर्ड ऑफ वेन जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो थ्री पेयर्ड ऑफ वेन कहाँ पे ड्रेन हो रहे थे, साइनस विनोसिस के जो दो हॉर्न थे, लेफ्ट हॉर्न लेफ्ट और राइट हॉर्न, उनमें से होता हुआ हार्ट ट्यूब में ब्लड जा रहा था। और वो तीन पेयर्ड वेन इसलिए कहला रही हैं क्योंकि तीन वेन्स ड्रेन हो रही थी लेफ्ट हॉर्न में और तीन वेन्स ड्रेन हो रही थी राइट हॉर्न में। जो व्हाइट लाइन वेन थी उसमें जो कि ब्लड लेके आती है योक सैक से, योक सैक क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है एम्ब्रियो को, तो योक सैक से व्हाइट लाइन वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट की तरफ जा रही है, लेकिन साथ में ये न्यूट्रिशन भी फिटस के लिए लेके जा रही होती है क्योंकि योक सैक के अंदर न्यूट्रिशन है। अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल वेन कहाँ से आ रही होती है, प्लेसेंटा ऑफ द एम्ब्रियो, डिवेलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि प्लेसेंटा मदर की बॉडी के साथ अटैच हुआ होता है और वही ऑक्सीजनेशन का काम कर रहा होता है फीटस के लिए। तो उस प्लेसेंटा से जो अम्बलाइकल वेन ब्लड लेके आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो फीटस की तरफ जब आएगा फिर साथ साथ डिवेलपमेंट होती जा रही होगी हार्ट की, उसकी पार्टीशनिंग भी होती जा रही होगी। इस तरह से उस प्रिमिटिव ट्यूब में से, या अगर डिवीजन हो चुकी हुई तो डिफरेंट पोर्शन ऑफ द हार्ट में से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता हुआ फीटस की बॉडी में चला जाएगा और वहाँ ऑक्सीजनेशन और न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेगा। कॉमन कार्डिनल वेन, कॉमन कार्डिनल वेन के अंदर भी पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो फीटस डिवेल्प हो रहा है उसकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आना कॉमन कार्डिनल वेन का काम है। कॉमन कार्डिनल वेन भी दो ही हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। व्हाइट लाइन वेन भी दो हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। अम्बलाइकल वेन भी दो हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। व्हाइट लाइन वेन योक सैक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और साइनस विनोसिस में एंटर हो रही है। Hepatic vein are formed from the remains of right and left white line vein in the region of developing liver। यानी जिस रीजन के अंदर लिवर डिवेल्प हो रहा है वहां पे जो हिपैटिक वेन डिवेल्प हुई हैं वो किन चीज़ों से डिवेल्प हुई हैं, हिपैटिक वेन राइट और लेफ्ट वाइट लाइन वेन के रिमेन्स से। तो यहाँ से पता चल रहा है राइट और लेफ्ट वाइट लाइन वेन का कुछ पोर्शन रिग्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो बाकी बच जाएगा वो क्या बनाएगा, वो आपकी हिपैटिक वेन बनाएगा। जो राइट वाइट लाइन वेन है ये इनलार्ज हो जाएगी और क्या बनाएगी, कुछ पोर्शन बनाएगी इन्फीरियर वेना कवा का। इसके अलावा ये बनाएगी हिपैटिक पोर्टल वेन, सुपीरियर एंड इन्फीरियर मिजेंटेरिक एंड स्प्लैंचनिक वेन, स्प्लीनिक वेन। ये किससे बनेगी, राइट वाइट लाइन वेन से ही बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि वही तीन पेयर्स ऑफ वेन हैं जो कि एम्ब्रियो की बॉडी में से ब्लड को लेके हार्ट की तरफ आ रहे थे, वो किस तरह से एडल्ट जो एडल्ट की वेन्स में कन्वर्ट होते जा रही हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सी शेप एम्ब्रियो डिवेल्प हो रहा है। ये उसकी योक सैक है। योक सैक से आप देख सकते हैं कि अम्बलाइकल जो आपकी वाइट लाइन वेन है ये न्यूट्रिशनस ब्लड लेके ये हार्ट की तरफ आ रही है। और ये जो आपका फीटस डिवेल्प हो रहा है
फीटस का ये हेड वाला पोर्शन है, ये टेल वाला पोर्शन है, तो टेल वाले पोर्शन से कौन सी लेके जा रही है, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। ये लिखा हुआ है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन टेल वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ आ रही है, और हेड वाले रीजन से एंटीरियर कार्डिनल वेन ब्लड लेके हार्ट की तरफ आ रही है। क्या होता है जब पोस्टीरियर कार्डिनल वेन आ रही होती है और एंटीरियर कार्डिनल वेन आ रही होती है, दोनों फ्यूज होकर कॉमन कार्डिनल वेन बनाती हैं, और कॉमन कार्डिनल वेन अल्टीमेटली हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है। यहाँ से कार्डिनल वेन से ब्लड आ गया फीटस की बॉडी से, यहाँ से योक सैक से ब्लड आ गया वाइट लाइन वेन से, और ये प्लेसेंटा डिवेल्प हो रहा है, प्लेसेंटा से अम्बलाइकल वेन ब्लड लेके आ रही है। ये जो अम्बलाइकल वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर। इस तरह से वीनस ड्रेनेज हो रही होती है एम्ब्रियो के अंदर 3 पेयर ऑफ वेन्स के थ्रू। अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन अभी हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है, और ये प्लेसेंटा से फीटस की तरफ ब्लड को लेके आ रही होती है। राइट जो अम्बलाइकल वेन है और लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का वो वाला पोर्शन जो कि लीवर और साइनस विनोसिस के दरमियान में है, यानी लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का वो पोर्शन जो लीवर और साइनस विनोसिस के दरमियान में है, उसने भी डीजनरेट हो जाना है, और राइट जो अम्बलाइकल वेन है इस सारी की सारी ने डीजनरेट हो जाना है। तो जो हमारी लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का कुछ पोर्शन तो डीजनरेट हो गया, जो बाकी इसका पोर्शन बच गया है लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का, इसने क्या करना है, प्लेसेंटा से फीटस की तरफ ब्लड को अब इस अकेली ने लेके आना है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है कुछ वेन्स डीजनरेट होती जा रही हैं, और जो पोर्शन बच रहा है बाकी का काम फिलहाल के लिए वो ही करता जा रहा है। बर्थ के बाद जो लेफ्ट अम्बलाइकल वेन है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी लिगामेंटस टीरीज में। अब लिगामेंटस टीरी क्या है, ये एक हिप ज्वाइंट का लिगामेंट है जो जहाँ आपका ह्यूमरस का हेड है यहाँ पे इंसर्ट हुआ हुआ होता है एसिटेबुलम से, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है हिप ज्वाइंट को। जो कॉमन कार्डिनल वेन है, अभी हमने पहले भी देखा कॉमन कार्डिनल वेन क्या थी, एंटीरियर अम्बलाइकल एंटीरियर कार्डिनल वेन और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के मिलने से बनी थी कॉमन कार्डिनल वेन। तो ये कॉमन कार्डिनल वेन क्या कर रही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स ड्रेन क्रेनियल एंड कॉर्डल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, यानी एंटीरियर कार्डिनल वेन हेड वाले पोर्शन से ब्लड को लेके हार्ट की तरफ आ रही है, और जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है ये फीटस की टेल वाले पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही है। राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन एंड राइट कॉमन कार्डिनल वेन्स बिकम सुपीरियर वेना कवा, यानी सुपीरियर वेना कवा अब किस तरह से बन रहा है, राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन और राइट साइड की ही कॉमन कार्डिनल वेन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं, और वो क्या बनाती हैं, सुपीरियर वेना कवा बनाती हैं। इंफीरियर वेना कवा, जब हम पीछे देख चुके हैं इन्फीरियर वेना कवा किस तरह से डिवेल्प हो रहा था, तो इन्फीरियर वेना कवा के 5 सेगमेंट्स होते हैं। एनाटॉमिकली अगर इसको हम स्टडी करना चाहें तो इसके 5 पोर्शन कौन कौन से हैं। एक इसका इलियक सेगमेंट है, ये वाला इलियक सेगमेंट आपको नजर आ रहा है, जहाँ से जो है 2 कॉमन इलियक वेज यहाँ से इसके अंदर ब्लड लेके आ रही होती है, इसको कहते हैं इलियक सेगमेंट ऑफ इन्फीरियर वेना कवा। फिर पोस्ट रीनल सेगमेंट, ये किडनी डिवेल्प हो रहे हैं, ये किडनी से जस्ट नीचे वाला जो इंफीरियर वेना कवा का पोर्शन है ये पोस्ट रीनल सेगमेंट ऑफ इंफीरियर वेना कवा है। फिर रीनल सेगमेंट आता है इंफीरियर वेना कवा का, ये किडनी वाले रीजन में जो इसका पार्ट है ये रीनल सेगमेंट है। प्री रीनल सेगमेंट क्या है, किडनी से जस्ट ऊपर जो इसका पोर्शन है ये प्री रीनल सेगमेंट ऑफ इंफीरियर वेना कवा है, और इंफीरियर वेना कवा का वो पोर्शन जो हार्ट के अंदर से गुजर रहा है ये इसका हिपैटिक सेगमेंट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। थैंक यू सो मच।